जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शाह ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग। एनडीए नेताओं ने उधर काट दिया बवाल। चिराग और मांझी ने फंसाया पेच। तेजस्वी ने अपने विधायकों को क्यों बुलाया? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसका साइड इफेक्ट एनडीए नेताओं की तरफ से देखने को मिला? एनडीए के कौन से नेता हैं जिनके बवाल काटे जाने की खबरें सामने आ रही हैं? और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने खेमे को लामबंद करते हुए नजर क्यों आए? दोस्तों, क्यों चिराग और मांझी ने पेच फंसाया है और कौन सा पेच हुआ है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा वक्त की स्थिति जिसमें सरकार के लिए तनावपूर्ण स्थिति है। एक तरफ सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में एक आंदोलन खड़ा किया और उसका इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के जो हलचल तेज हुई 3 अगस्त सितंबर को, और उस 3 सितंबर की बैठक में अमित शाह के घर पर जो कुछ हुआ उसके चर्चे आज देश में बुद्धिजीवी कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बिहार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मगर जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर मामला थोड़ा पीछेदा है, क्योंकि पिछली बार दोस्तों आप जानते हैं कि बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी साथ में। छोटी पार्टियां तो पिछली बार थी, लेकिन उतना बड़ा संकट नहीं था। तो दूसरी तरफ, एक तरफ दिल्ली में अमित शाह की बैठक, तो दूसरी तरफ पटना में तेजस्वी यादव ने भी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दिया। मगर एक तरफ शाह के घर पर बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने सीटों की फिक्स डिमांड करके शाह पर एक तरीके से प्रेशर बनाया और कहा ऐसा गया कि साहब एक अंदाज में उन्होंने बवाल काट दिया। अब चिराग पासवान, मांझी एक अंदाज में बीजेपी के लिए गले की फांस की तरह बन गए हैं, क्योंकि दोस्तों पेच पर पेच फंस रहा है। जीतन राम मांझी ने बड़ी डिमांड करते हुए कहा कि एनडीए के मन में हमारे लिए सहानुभूति है तो कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा कि आम लोगों और हमारे कार्यकर्ताओं की भी यही मांग है। हमें ऐसी सीटें चाहिए जो कि हमारी गरिमा बचा सके। अगर एनडीए के दिल में हमारे लिए सहानुभूति है और हमारी पार्टी को मान्यता देना चाहते हैं तो उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 20 सीटें देना होगा। ये कौन कह रहा है? ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी ऐसा कह रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि चिराग पासवान क्या सोच रहे होंगे और क्या कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के बाद बीजेपी की जमीन पर निष्क्रियता, केवल मीडिया में सक्रियता जैसे मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है। ये कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तौर पर वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा, जिस तौर पर इंडिया गठबंधन ने सत्ता पक्ष को घेरा, उसकी काट, उसकी तोड़ बिहार का एनडीए या बीजेपी या दूसरे उनके सहयोगी दल निकाल नहीं पाए। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में इसको लेकर के नाराजगी है। राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा को लेकर के कोई ग्राउंड एक्टिविटी नहीं होने से बीजेपी का आलाकमान काफी हद तक नाराज दिख रहा है। पीएम मोदी की मां पर गलत बयानी पर भी बिहार बीजेपी की तरफ से कोई ग्राउंड एक्टिविटी नहीं किए जाने से आला नेतृत्व खुश नहीं है। जानकारों के मुताबिक बैठक में संगठन के स्तर पर जो चर्चाएं हुई, इस बैठक को लेकर के जो कुछ सीट शेयरिंग और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको लेकर के एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई। हालांकि उस बैठक में और उस बैठक का असर क्या होगा, किस तौर पर उनके एनडीए के जो सहयोगी हैं वो मानेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस बार वैसे भी पिछली बार के चुनाव में चिराग पासवान थे, तो इस बार के चुनाव में उनकी जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक अलग तरीके की राग लगते हुए दिख रहे हैं। जन स्वराज पार्टी की जमीन पर असर की चर्चाएं हैं। दरअसल जन स्वराज पार्टी से बीजेपी को नुकसान कितना हो रहा है, इस बात का भी आकलन पूर्ण रूप से बिहार बीजेपी यूनिट लेकर के दिल्ली नहीं पहुंच सके। जहां तक बात तेजस्वी की बैठक की है, आपको बताएं कि बैठक में तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग,
प्रत्याशियों के चयन, चुनाव प्रचार, गठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय और इसके साथ चुनाव से जुड़ी अन्य रणनीतियों को लेकर चर्चाएं और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब ऐसी स्थिति में अगली 15 सितंबर को महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जाएगा। उस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सहनी समेत गठबंधन के अन्य दिग्गज भी नेता उसमें शामिल होंगे। अब ऐसे में दोस्तों, एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में अनकहे तौर पर तेजस्वी यादव को बिहार का नेता मान करके चल रही है, लेकिन खबरें आप सुनते होंगे, देखते होंगे किस तौर पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि इंडिया गठबंधन में ही सिरफुटेबल की स्थिति दिखाने और दर्शाने की कोशिश में मेन स्ट्रीम मीडिया लगा रहता है। जबकि देखा जाए तो एनडीए में जो स्थिति है वो कहीं ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक तरीके से ये मान करके चला जा रहा है उनकी तरफ से कि तेजस्वी, अगर इंडिया गठबंधन बड़े स्तर पर जीतती है तो तेजस्वी चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से देखा जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो छोड़िए, सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसे में हालांकि इंडिया गठबंधन की बात जहाँ तक है, कई सारे दौर की बैठकें अब तक हो चुकी है, अंतिम सहमति बनने में अभी वक्त है। और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मुकेश सहनी कितनी सीटों की मांग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह 70 सीटें कांग्रेस पार्टी चाह रही है। आपको याद है कि पिछली बार 70 सीटें लेने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था सक्सेस का, वो बेहद ख़राब स्ट्राइक रेट था। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के उस चुनाव में उभर करके सामने आई थी, सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। तो वैसी स्थिति में पशुपति पारस का क्या होगा? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भागीदारी किस तौर पर होगी इंडिया गठबंधन में? सीटों की हिस्सेदारी का क्या होगा? राजद के खाते से माना जा रहा जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई फाइनल सहमति फिलहाल इंडिया गठबंधन में भी नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में बैठक हुई अमित शाह की, उस बैठक में कहा यह जा रहा है, सूत्र ऐसा बताते हैं कि दिल्ली के दोनों डिप्टी सीएम और प्रभारी को लेकर के अमित शाह ने नाराजगी जताई, क्योंकि बीते 16 दिनों में या 16 दिनों तक जो यात्रा चली राहुल गांधी की, इस दौरान जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखी है, उसको लेकर के सवाल सीधे सीधे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम से और ख़ुद वहाँ के प्रभारी से, बिहार के प्रभारी से पूछे गए। जाहिर तौर पर जवाब कुछ नहीं था, क्योंकि 16 दिनों का जो मोमेंटम राहुल गांधी ने बिहार में बनाया, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी दिखाई कहीं नहीं दी, सिवाय इक्का दुक्का जगहों पर बीजेपी के 2-4 कार्यकर्ता या बीजेपी से जुड़े लोग काला झंडा लेकर या इस किस्म का कोई उत्पात मचाते हुए दिखे। कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं किया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 4 सितंबर को बिहार में बंद का ऐलान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मां के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसके खिलाफ में बंद का आह्वान किया गया। तो दोस्तों, सवाल ये कि बिहार में ही बंद क्यों? अब तो राहुल गांधी भी बिहार में नहीं, अब तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली वापस हैं। तो ऐसे में बिहार के साथ साथ दिल्ली में इस बंद का आह्वान क्यों नहीं किया गया? ये भी अपने आप में एक सवाल है। 243 सीटें बिहार विधानसभा की, पिछली बार 75 उसमें से तेजस्वी यादव के पार्टी को आई थी, 74 बीजेपी को आई थी, 43 जेडीयू को आई थी। इस बार इस समीकरण को बदलने के लिए हर पार्टी कोशिश करेगी। तेजस्वी चाहेंगे 75 से वो 95 तक पहुंचे, नीतीश कुमार चाहेंगे 43 से 73 पहुंचे, बीजेपी चाहेगी 74 से और ऊपर जाए। लेकिन जो समीकरण इस वक्त दिखाई दे रहा है और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेंच अभी तक फंसा हुआ, क्योंकि जब सीट शेयरिंग तय होगी उसके बाद उन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे वो दूसरे दौर की स्थिति होगी। अभी तो ये तय करना है कि कितनी सीटें इनको दी जाएं, लेकिन कौन प्रत्याशी होगा उससे पहले कौन कौन सी सीटें किसको दी जाए, वो भी अपने आप में एक गंभीर और पेचीदा मामला है। लेकिन उससे पहले इस मामले को सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी के सामने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने कहीं न कहीं एक तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है, यानी कि अब से 1 से 1.5 महीने के ठीक बाद में, उस दौरान में।
और उसके बाद अक्टूबर के आखिर से लेकर के या नवंबर के मिड नवंबर तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं बिहार के अंदर। तो ऐसी स्थिति में सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर संख्या पर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि 100-105 के आसपास में। लेकिन चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रही हैं, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा पेच इस वक्त फंसा हुआ एनडीए में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग एक तरीके की फांस बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।